बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और सनसनीखेज ड्राउनी कहानी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ए ज़हरा, कहाँ मर गई ज़हरा? तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। आज फिर सारा दूध चूल्हे पर निकाल दिया। तेरा बाप इस दूध के पैसे भरता है, न जाने किन ख्यालात में खोई रहती है। तू एक बार नीचे आ जा, तुझे आज सचमुच में ऊपर ना पहुंचा दिया तो मेरा नाम भी सकीना बेगम नहीं। ज़हरा जो काम करके जरा देर को हवा लगाने के लिए छत पर गई थी, अचानक उसे लगा कि जैसे कयामत आ गई हो। चची जान की चीखती चिंगारती आवाज सुनकर छत पर बैठी आसमान के तारे गिनती ज़हरा के औजान खता हो गए और वो फौरन दुपट्टा सर पर लपेटकर नीचे भाग उठी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, या अल्लाह, आज फिर दूध का चूल्हा बंद करना कैसे भूल गई आखिर। या अल्लाह जी, मुझे मेरी चची जान के इस बार कहर से बचा ले, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। ज़हरा ने आसमान की तरफ देखकर इल्तिजा की और जल्दी से नीचे जाने के लिए कदम बढ़ाए। चची जान ने इस बात पर उसे बुरी तरह से धनक कर रख दिया। बदन से उठती हुई टीसों से रोते हुए वो एक बार फिर से अपने उसी छोटे से कमरे में जा घुसी जो उसकी पनाहगाह था। 7 साल की उम्र में वो इस सब की आदी थी। जब से उसके माँ बाप उसको उस बड़ी दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे, वो बेइख्तियार रो रही थी। उसके माँ बाप बचपन में ही एक हादसे में जान बहक हो गए थे। तब से उसे चची नहीं पाला था। ये अलग बात थी कि पाला कम और मारा ज्यादा था। छोटी छोटी बात पर बचपन से ही इस घर में उसके साथ यही सलूक किया जाता था। चचा उसे अपने साथ तो लाए थे, मगर कभी अपनी बीवी या बेटियों से एक लफ्ज नहीं कहा था कि वो उस यतीम लड़की के साथ ऐसा ना करे। चचा को घर के मामलात में जरा दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी वो अपनी बीवी की जुबान बोलते थे। मुसलसल ज़हनी दबाव में रहने की वजह से मैं नफ्सियाती तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैंने अपने कमरे की 4 दीवारी में एक अलग दुनिया बसा रखी थी। सोने पर सुहागा, हर वक्त अकेले रहने और खुद से बातें करने की वजह से अब मुझे अजीब व गरीब किस्म के ख्वाब आते। मेरे चचा की 4 बेटियां थी और वो चारों मुझसे बहुत ज्यादा जलती थी, क्योंकि मैं उनके मुकाबले में बहुत खूबसूरत थी और वो चारों चची की तरह गहरे सांवले रंग की थी। इसीलिए चची हर वक्त मुझे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती, क्योंकि जब भी कोई रिश्ते के लिए आता घर तो मेरी कजनों को छोड़कर मुझे पसंद कर लेता। मेरी हैसियत उस घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। मेरी चारों कजन्स मुझसे उम्र में बड़ी थी, लेकिन मैं उनके सारे काम करती क्योंकि ये मेरी चची का हुक्म था। मुझे अक्सर महसूस होता कि मेरे नजदीक कोई है। कभी कभी मुझे किसी की आवाज सुनाई देती और कभी कोई आहट महसूस होती। रफ्ता रफ्ता मुझे अकेले सोने से खौफ महसूस होने लगा, मगर मुझे इजाजत नहीं थी कि मैं अपनी कजनों के कमरे में जाकर सो सकती। मेरा कमरा सीढ़ियों के नीचे बना हुआ छोटा सा स्टोर रूम था। मैं चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और डरते डरते जैसे ही मेरी आंख लगी, मैंने हमेशा की तरह खुद को उसी घने गहरे जंगल में पाया जो अक्सर मुझे ख्वाब में नजर आता। मैं भागते भागते उस जंगल के बीचों बीच चली जा रही थी कि अचानक रात का अंधेरा छा गया। उस चांद की हल्की रोशनी एकदम उस घने जंगल के बीचों बीच बने छोटे से मकान पर पड़ रही थी। मेरे कदम खुद बखुद उस मकान की तरफ उठ रहे थे। यूं लग रहा था जैसे कोई कुव्वत मुझे वहां पर बुला रही है। और जैसे ही मैं उस घर में दाखिल हुई, एकदम उसका दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और मैंने डर कर पूछा, कौन है यहाँ? कौन है? मेरे सामने आओ। अचानक मेरे पीछे से कोई साया सा गुजरा और मैं उछल पड़ी। मेरे मुंह से तेज चीख निकली। फिर अचानक ही एक पुरस्कार वजूद उस कमरे में धुआं बनकर दाखिल हुआ। उसने सर से पैर तक खुद को एक पुरस्कार लिबादे में छुपाया हुआ था। उसके चेहरे पर उसकी आंखों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो पुरस्कार वजूद न जाने कौन था। उसकी आंखें बहुत ही गहरी चमकदार थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, एकदम से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये मैं हूँ तुम्हारा दोस्त महबूब और तुम्हारा हमसफर। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गई। तुम मेरे महबूब कैसे हो सकते हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुम कौन हो और हर रोज मुझे क्यों यहाँ लाते हो? ये सुनकर वो पुरस्कार साया बेख्तियार हंसने लगा और एकदम से मेरे करीब पहुंच गया और कहने लगा, मैं जिनजादा हूँ। मेरा नाम तुर्राब है और मैं अब से नहीं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर कि वो एक जिनजादा, एकदम मुझे खौफ महसूस हुआ। मैं चीखने वाली थी कि उसने नरमी से मेरे होंठों पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम्हें चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी दुनिया में मौजूद नहीं हो, बल्कि मेरे साथ मेरी दुनिया में हो। ये सुनते ही मेरे हाथ पांव बुरी तरह से कांपने लगे। मैंने एकदम से पीछे हटने की कोशिश की तो तुर्राब हंसता हुआ मेरे करीब आ गया और कहने लगा,
मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में, मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाकर रखूंगा। उसने बड़ी मोहब्बत से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में इतनी गहरी कशिश थी कि मैं चाह कर भी उसे नजर नहीं हटा पा रही थी। उसके वजूद से बड़ी अजीब खुशबू फूट रही थी जो मुझे दीवाना कर रही थी। मैंने एकदम पीछे हटते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मुझे तुमसे खौफ आ रहा है। तुम एक जिन जादू, और जिन हमेशा खतरनाक होते हैं। मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरा पूरा जिस्म लरज रहा था। ये सुनकर उसकी आंखों में उदासी तैर गई और वो दुखी नजरों से मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता ज़हरा, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता हूँ। मैं बरसों से तुम्हारे साथ मौजूद हूँ और जब जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाता है तो मेरा दिल चाहता है मैं उसे ख़त्म कर डालूं। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो तुम और भी मुश्किल में आ जाओगी। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे इतनी नरमी से बात की थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसकी बातों पर यकीन कर लूं, लेकिन मैं बचपन से बहुत ज्यादा डरपोक हो चुकी थी। उसने नरमी से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मुझे कहा, मेरा यकीन करो ज़हरा, मेरे साथ चलो। ये जालिम लोग इस काबिल नहीं हैं कि तुम उनसे किसी भी किस्म का रिश्ता रखो। मेरी मोहब्बत पर यकीन करो। जिनजाद एक लम्हे के लिए आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया था। अचानक उस घर में बहुत तेज रोशनी हुई और यूं लगा था जैसे बहुत सारे परिंदे एकदम से उड़कर सहन में उतर आए। एकदम जोरदार झटका लगा कि मेरी आंख खुली। मैं अपने उसी छोटे से स्टोर नुमा कमरे में मौजूद थी जहां मैं रात को सोई थी। मेरा पूरा वजूद पसीने में भीग गया था और सांस बिल्कुल तेज चल रही थी। जाने क्यों मुझे ये लगता था कि ये मेरा ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत है जो मुझे हर रोज नजर आ जाती है। मैंने पानी पीने के लिए जग की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो खाली था। घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने पहले सोचा कि पानी ले आऊं, मगर बाहर निकलते हुए खौफ महसूस हुआ तो दोबारा से लेट गई। अचानक मेरे पाँव का अंगूठा किसी ने पकड़कर हिलाया तो मैं वापस उठकर बैठ गई। अब मेरी नजर जैसे ही टेबल पर रखे पानी के जग पर पड़ी तो जग भी भरा हुआ था और पानी का गिलास भी। मुझे लगा था कि मेरा दिल सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। मैंने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया और अपने चारों तरफ देखने लगी। मुझे बहुत तेज किस्म की खुशबू महसूस हो रही थी। मैं जान गई थी कि ये मेरा ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत में तुर्राब मेरे साथ मौजूद है, न जाने कब से। मैं पानी पीकर जैसे ही लेटी मुझे महसूस हुआ कि कोई हवा की तरह कमरे से निकल गया हो। अगली सुबह उसी तरह चीखो पुकार के साथ चची मुझे पुकार रही थी और साथ में गालियां भी दे रही थी। थोड़ी देर तो बिस्तर पर बैठकर मैं सोचती रही कि मैं कहाँ हूँ। फिर याद आने पर तेजी से भागी, क्योंकि अभी तो रात वाली ही पिटाई के निशान भी ताज़ा थे। मजीद मार खाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। आज जुम्मे का दिन था और मशीन भी लगानी थी, घर भी धोना था और साथ मेरी कजनों की पसंदीदा बिरयानी और शामी कबाब भी बनाने थे। घर में पिछले 2-3 रोज से अजीब सी खुसर फुसर हो रही थी। यूं लगता था जैसे कोई मेहमान आने वाला हो, मगर मुझे इस बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा था। जैसे ही चचा अपनी दुकान पर निकले, चची की बेटी अपनी अपनी चादरें लेकर कहीं एक साथ चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया। अगर वो घर होती तो मुझे घर का काम भी करना पड़ता और साथ उनकी फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ती। चची तो कुछ देर तो घर में फिरती रही, फिर मुझे ये कहकर वो मार्केट जा रही हैं, जरूरी सामान लेने वो भी चली गई। मैंने मोटर में पाइप लगाकर जैसे ही फर्श धोना शुरू किया, अचानक से मोटर खुद ब खुद बंद हो गई। एकदम से मेरे हाथ पांव फूल गए। अगर मोटर खराब हो गई तो चची तो वापस आते ही मेरी हालत बिगाड़ कर रख देगी। मैं भागकर मोटर के पास पहुंची ताकि उसे चेक कर सकूं। जैसे ही मैंने पीछे नजर घुमाकर देखा तो एक निहायत खूबसूरत नौजवान बिल्कुल सफेद रंग के कपड़ों में खड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। अभी मैं चीखने वाली थी कि उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और मोटर को जैसे ही हाथ लगाया वो चलने लगी। डरा मत करो ज़हरा, ये मैं हूँ तुर्राब। उसकी आवाज़ सुनकर पहली बार मुझे यकीन हुआ था कि मेरा वहम नहीं बल्कि हकीकत है। पहली बार मेरा दिल उसकी तरफ माइल हुआ। फिर देखते देखते मिनटों में उसने मेरे सारे काम खत्म कर दिए। मैं और तुर्राब बिल्कुल ऐसे बातें कर रहे थे जैसे हम दोनों एक दूसरे को अरसे से जानते हों। आज दोपहर का खाना भी मुझे नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि तुर्राब ने पलक झपकते ही ऐसा खाना तैयार किया जिसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा था। तुर्राब का मेरी जिंदगी में आना किसी गनीमत से कम नहीं था। जब चची ने दरवाजा बजाया तो उस वक्त मैं सुकून से सहन में बैठकर तुर्राब से बातें कर रही थी। दरवाजे की आवाज से एकदम घबरा गए और मैं उसकी तरफ देखने लगी तो मुझे कहने लगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार मुझे देख नहीं पाएगा और ना ही आज के बाद उन्हें ऐसा कोई मौका दूंगा कि वो तुम्हें हाथ भी लगा सके।
मैंने जाकर दरवाजा खोला तो चची घर में दाखिल होते चारों तरफ घूम फिर कर देखने लगी और कहने लगी, तुमने आज कैसा खाना बनाया है कि बाहर गली में भी खुशबू फैली है? क्या बात है बीबी, क्या सारे मसाले ही खाने में डाल दिए? मैंने घबरा कर कहा, नहीं चची जान, जितना मुझे कहा था मैंने तो बस उतना ही बनाया है सब कुछ। वो फौरन किचन में गई और ढक्कन उठाकर हर चीज का जायजा लेने लगी। तुर्राब मेरी तरफ देखकर हंस रहा था और मैं भी मुतमईन थी कि आज उनके पास कोई भी वजह नहीं है मुझे मारने या कोसने की। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वहां एक उधेड़ उम्र मर्द खड़ा था और उसके साथ एक औरत भी थी। वो दोनों मुझे बड़ी गौर से देखते हुए घर में दाखिल हो गए। चची ने बड़ी खुशदिली से जाकर उनसे मुलाकात की। वो शख्स चची का कजन था और वो औरत उसकी बहन थी। आज का खाना उन दोनों के लिए ही बनवाया गया था। चची ने मेरी कजनों को फोन किया कि वो अब तक पार्लर से क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ देर है। चची ने मुझे हुक्म दिया कि मैं खाना लगा दूं। खाना लगाते हुए जब मैं इधर से उधर घूम रही थी तो उस शख्स की नजरें मुसलसल मेरा पीछा कर रही थी। न जाने उसकी नजरों में ऐसी क्या बात थी कि मेरा दिल अंदर से लरज रहा था। उनकी बातों से पता लगा कि चची का ये कजन बैरून मुल्क रहता है और कुछ दिन के लिए पाकिस्तान वापस आया है। चची के रिश्तेदारों में शादी थी और वो सब मिलकर उस शादी में जाना चाहते थे, इसीलिए मेरी कजन पार्लर गई हुई थी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि चची अगर अपनी सब बेटियों को लेकर गई है तो मैं अकेले घर में सुकून से रह सकूंगी। पहले भी जब चची अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती तो मुझे घर छोड़कर जाती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी गलत फहमी है। इस बार चची ने मेरे लिए कुछ खास सोच रखा है। चची का वो कजन मुझसे बार बार अजीब अंदाज में बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं घबरा रही थी। खाना खाकर चची ने मुझे कहा कि मैं चाय बना दूं। मैं साथ में बर्तन भी धोती जा रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुझे लगा कि शायद तुर्राब है, इसीलिए मैं सुकून से काम करती रही। मगर जैसे ही उसके हाथ अचानक से मेरे जिस्म पर घूमे तो मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली। मैंने उसको धक्का दिया और वो सीधा फर्श पर जा गिरा। चची ये शोर सुनकर सीधी किचन में आ गई और मुझ पर चीखने लगी कि बदतमीज लड़की, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे भाई को धक्का देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि उनका कजन अमजद कहने लगा, बाजी रहने दे, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। शायद ये डर गई थी, मैंने तो बस इसे पानी मांगा था। मैं हैरत से उस शख्स की तरफ देख रही थी। वो कितनी सफाई से झूठ बोल रहा था। उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी और न जाने क्या करने वाला था। अगर अचानक से तुर्राब वहां ना आ जाता तो तुर्राब ने उसको मुझसे दूर फेंका था। चची मुझे गुस्से से देखते हुए अपने भाई और कजन के साथ बाहर चली गई। मैं रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ गई। तुर्राब ने मेरे आंसू साफ किए और मुझे चुप करवाने लगा। मैं बेख्तियार उसके गले लगी थी। उसने मेरे कान में सरगोशी की कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही होता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे काफी हौसला मिला। मेरी कजन पार्लर से वापस आ गई थी। वो सभी लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे और मैं सुकून का सांस ले रही थी कि अब मैं कुछ देर अकेले घर में रहूंगी। लेकिन अचानक ही चची मेरे कमरे में आ गई। उनके पास मेरी कजन बिस्मा का जोड़ा था। मुझसे कहने लगी कि ये जोड़ा पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम भी हमारे साथ शादी में चल रही हो। मेरी कजन बिस्मा मुझसे बहुत ज्यादा मोटी और लंबी थी। मैं हैरत से चची की तरफ देख रही थी कि आज वो मुझ पर ये मेहरबानी क्यों कर रही है, और फिर ये सोचकर तैयार हो गई कि अगर मैंने इनकार किया तो वो फिर से मेरे साथ वही सलूक करेगी। मैंने जल्दी से जोड़े को अपने हिसाब से फिट किया और मुंह धोकर कपड़े पहनकर बाल बना लिए। मेरे पास कोई मेकअप का सामान नहीं था, ना ही कभी जरूरत महसूस हुई थी। मैं अभी शीशे के सामने खड़ी थी कि अचानक कमरे में तुर्राब आ गया। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अरे तुम्हारा खुद का दिल कर रहा है शादी में जाने का, इसलिए तैयार हो गई? मैंने जल्दी से उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं, मैं शादी में जाने के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, बस मैं ये नहीं चाहती कि चची अपने मेहमानों के सामने भी मेरी बेइज्जती करे। ये सुनकर वो हंस पड़ा और कहने लगा, अगर नहीं जाना तो मुझे बताओ, अभी मसला हल किए देता हूँ। मैं सोच में पड़ गई। मैं काम करके थकी भी थी, इसलिए सोना चाहती थी और मेहंदी का फंक्शन था जो रात गए शुरू होकर सुबह फजर तक चलता। मैंने तुर्राब को हाँ कर दी। चची जैसे ही मुझे बुलाने के लिए कमरे में आई, वो मेरी तरफ देखकर परेशान रह गई क्योंकि मेरे माथे पर काफी गहरी चोट लगी थी और पाँव भी सूजा हुआ था। चची कहने लगी, अरे मनूस लड़की, तेरी हड्डियों को सुकून नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तो तू भली चंगी छोड़कर तुझे गई थी।
ये इतनी जल्दी क्या कर लिया? मैंने रोते हुए उन्हें बताया कि मैं अपने जूते लेने के लिए कमरे के स्टोर पर चढ़ रही थी कि अचानक ऊपर से रखे हुए बर्तन मेरे सर पर गिरे और मैं संदूक पर से नीचे जा गिरी। मेरे चेहरे पर अच्छा खासा जख्म था, इसलिए अब वो मुझे इस हालत में अपने साथ लेकर जाती तो उन्हीं की बदनामी होती। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम दवाई वगैरह लगा कर आराम कर लो, हम खुद ही शादी में चले जाएंगे। वो लोग तैयार होकर घर से निकल गए और मैं और तुराब हंसने लगे। तुराब ने जानबूझकर मेरे चेहरे पर जख्म लगाए थे, पर मेरे पाँव को भी सूजा हुआ कर दिया था। अब जब उसने मेरे सर पर और पाँव पर हाथ फिरा तो मैं एकदम से ठीक हो गई। चाचा दूसरे शहर गए हुए थे, उन्हें रात को देर से लौटना था। तुराब ने मुझसे पूछा, तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलोगी? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ रहते हैं। उसकी बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई। एक बार तो खूब महसूस हुआ कि मैं एक इंसान हूँ और वो जिनज़ादा। मैं उसके साथ उसकी दुनिया में कैसे जा सकती हूँ? लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे मेरे दिल में मौजूद उसकी मोहब्बत ने सर उठाया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझे अपने साथ लेकर फिजा में उड़ रहा था। ये खूबसूरत पहाड़ों की कोई वादी थी जहाँ पर हर चीज बादलों से ढकी हुई थी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे मुख्तलिफ जगहों से घुमाता हुआ एक अजीम शान महल के सामने जा पहुंचा और फिर जैसे ही मुझे लेकर अंदर दाखिल हुआ, वहां मौजूद खूबसूरत लड़कियां जिनके बाल बेहद लंबे और उनकी आंखें इतनी हसीन थी कि अगर कोई भी उन्हें देखे तो उनके हुस्न में खोकर रह जाए। मैं हैरत से उन सब की तरफ देख रही थी। वो लोग मुस्कुरा कर आगे बढ़ती, मेरे हाथ में एक अजीब फूल पकड़ाकर गायब हो जाती। मुझे वहां जाकर मालूम हुआ कि तुराब अपने कबीले का सरदार है और फिर उसने मुझे खूबसूरत औरत से मिलवाया जो मुझे देखकर बेहद खुश हो गई और मेरे माथे पर प्यार किया। उसकी शक्ल हूबहू तुराब से मिल रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, बिलाखिर तुमने हमारे शहजादे की मोहब्बत का यकीन कर ही लिया जो पिछले 20 बरसों से हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद है। मैं उसकी बात सुनकर हैरत से तुराब की तरफ देखने लगी। मतलब वो उस वक्त से मेरे साथ मौजूद है जब मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट होकर इंतकाल हुआ था और मैं अपने जालिम चचा चच्ची की तरफ आ गई थी। यानी बचपन से वो ख्वाब जो मैं हर रोज देखती थी वो ख्वाब नहीं थे बल्कि हकीकत थे। तुराब ने मुझे बताया कि ये उसकी वालिदा है। हमारे लिए बेहतरीन खाना पेश किया गया और हम दोनों ने खूब जी भर कर खाना खाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो ठीक 12 बज रहे थे। मैंने एकदम घबरा कर तुराब का हाथ पकड़ लिया। वो मुझे तसल्ली देने लगा और कहने लगा कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें जल्दी वापस पहुंचा दूंगा। उसने एक मखसूस इशारा किया और महल के बिल्कुल सामने गाड़ी आकर रुक गई। तुराब ने मेरा हाथ पकड़ा और वो गाड़ी जिसमें सफेद रंग के परू वाले घोड़े लगे हुए थे हवाओं में तेज रफ्तारी से उड़ने लगे। हम बादलों के ऊपर से होते हुए गांव में अपने चचा के घर की छत पर उतर गए। तुराब की माँ ने मुझे खूबसूरत लिबास दिया था। मैं उसे देखकर घबरा रही थी और सोच रही थी कि अगर ये लिबास मेरी चची या उसकी बेटियों ने देख लिया तो मेरी तो शामत आ जाएगी। उसने मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें अब उस औरत या उसकी बेटियों से डरने की जरूरत नहीं है, फिर तुम क्यों बार बार परेशान हो जाती हो। उसने मेरे हाथों से वो लिबास लिया और कमरे में जहाँ पर मेरा बिस्तर लगा था उस जगह की तरफ इशारा किया तो उसके नीचे गहरी सीढ़ियाँ उतरती नजर आने लगी। मेरे बिस्तर के नीचे पूरा घर बना हुआ नजर आ रहा था जिसमें मेरी सहूलत की हर चीज मौजूद थी जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। मुझे उस वक्त अपने आप किसी शहजादी की तरह लग रहा था जिसकी जिंदगी में कोई जादुई परी आ गई थी जिसने छड़ी घुमाकर एकदम से सब ठीक कर दिया था। उसने मेरा लिबास एक खूबसूरत अलमारी में रखा और मुझे कहा कि अब तुम्हारा जब जी चाहे तुम अपने इस घर में आजादी से रह सकती हो। अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और तुराब ने अपना हाथ घुमाकर एक इशारा किया और वह सब खुश नजरों के सामने से उज्जल हो गया। दस्तक चचा ने दी थी। मैंने भागकर दरवाजा खोला और चचा अंदर चले आए। मैंने उन्हें सलाम किया और खाने का पूछा। वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी चची और तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि वो लोग किसी शादी में गए हैं और दिन में चची के भाई अमजद और उसकी बहन भी आए हुए थे। उन लोगों का जिक्र सुनकर चचा के चेहरे पर कोई गहरा साया फैल गया। यूं लगता था कि जैसे चचा को उसका जिक्र पसंद नहीं आया। मेरी तरफ देखकर कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम कमरे में खाना रख दो और जाकर सो जाओ। मैं हैरान थी कि सारी जिंदगी में चचा ने कभी मुझसे इतने सुकून से बात नहीं की थी। वो अक्सर मेरी तरफ देखे बिना ही मुझे काम का कह देते और ना उन्होंने कभी भी प्यार से मेरी किसी बात का जवाब दिया था। मैंने खुशी खुशी चचा के कमरे में खाना लगा दिया और अपने कमरे में आ गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और बादलों ने चांद को घेरा हुआ था।
खिड़की से आती रोशनी में तुर्राब का चेहरा बिल्कुल चांद की तरह चमक रहा था। मैं उसकी तरफ देखते देखते उससे बातें करते करते न जाने कब सो गई। सुबह उठे तो चची लोग घर आ चुके थे और सो रहे थे। मैं हैरान थी कि दरवाजे की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी। फिर सोचा कि शायद चचा ने दरवाजा खोल दिया होगा, लेकिन अगले ही पल तुर्राब का हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ गया। जरूर ये उसने ही किया था। वो मेरे लिए और अपने लिए नाश्ता बनाकर लाया था और हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। घर में धोने वाले कपड़ों का ढेर जमा था। मैंने सोचा कि कपड़े धो लूं जब तक चची सोकर उठे तो खुश हो जाए। तुर्राब मेरे साथ ही छत पर पहुंच गया कपड़े धुलवाने के लिए। मैंने कहानियों में सुना था कि जब किसी को जादुई चिराग मिलता है तो वो उससे अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा लेता है, लेकिन मेरे साथ ये सब हकीकत में हो रहा था। वो मेरे लिए मिनटों में कपड़े धोकर ढेर लगा चुका था और अब हम दोनों छत पर खेलते हुए हंसते हुए वो कपड़े सुखा रहे थे। दिन के 11 बज रहे थे। अचानक मेरी नजर सीढ़ियों पर पड़ी, जहाँ पर चची का भाई अमजद मुझे अजीब सी नजरों से घूर रहा था। मैंने घबराकर एकदम से अपना लिबास दुरुस्त किया और चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। वो धीरे धीरे चलता मेरे पास चलाया और अचानक ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने गले से लगाने की कोशिश करने लगा और कहने लगा, तुम हंसती मुस्कुराती कितनी प्यारी लग रही हो मेरी रानी। बस एक बार मुझसे शादी कर लो, मैं दुनिया की तमाम सहूलियत तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। तुम्हें किसी रानी की तरह रखूंगा। मुझे उसकी इस घटिया हरकत पर बहुत गुस्सा आया। तुर्राब अपनी सुर्ख आंखों से उसकी तरफ घूर रहा था और फिर मेरे देखते ही देखते तुर्राब ने उसको उठाकर जमीन पर दे मारा। अमजद की चीखें गूंज रही थी और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो हैरान था कि आखिर उसको कौन मार रहा है, क्योंकि मेरा जिनज़ादा दोस्त उसे नजर नहीं आ रहा था। मोहल्ले के लोग भी अपनी छतों पर यह तमाशा देख रहे थे। अमजद की चीखों पुकार सुनकर उसकी बहन और चची भी नींद से उठकर छत पर भाग कर आ चुकी थे। अमजद चिल्ला कर कह रहा था कि यहाँ कोई भूत है जो मुझे मार रहा है। उसके गंजे सर पर जगह जगह आलू जैसे निशान निकल आए थे, होंठ भी सूज गए थे, अच्छी खासी शक्ल बिगड़ कर रह गई थी। वो बच्चों की तरह चीख चीख कर रो रहा था। उसकी बहन निगत काफी खौफजदा हो गई। वो मेरी चची से कहने लगी, सकीना, तुमने अमजद को आसरा लगाया था कि इस लड़की से अमजद की शादी करवा दोगी, मगर कल से जब भी अमजद इससे बात करने की कोशिश कर रहा है, इसने तो मेरे भाई की हालत कल से खराब कर रखी है। आखिर इस लड़की के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो मेरे भाई का ये हाल बना दिया। चची उनकी बात सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उनको तो ऐसी कोई बात भी महसूस नहीं हुई थी। बहरहाल वो लोग वापस नीचे चले गए और मैं भी थोड़ी देर में नीचे पहुंच गई। सभी लोग उठ चुके थे, इसलिए मैं नाश्ता बनाने फौरन किचन में घुस गई। चचा भी उठ चुके थे। उन्होंने जब शोर शराबे की वजह पूछी तो चची खामोश रही, लेकिन चची की सबसे छोटी बेटी बिस्मा बोल पड़ी, बाबा, ये ज़ारा छत पर न जाने क्या कर रही थी। अमजद मामू इसको नाश्ता बनाने के लिए कहने गए तो इसने मामू को धक्का दे दिया और साथ ही बहुत डराया भी। मामू को लग रहा है कि उनको किसी और ने मारा पीटा है, मगर मैं जानती हूँ कि ये हरकत सिर्फ ज़ारा ही कर सकती है। इसी को हर रोज नए नए ड्रामे करने की आदत हो गई है। मैं जो मेज पर नाश्ता लगा रही थी, बिस्मा की बात सुनकर खौफजदा हो गई कि अब चचा न जाने मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन मैं हैरान रह गई जब चचा ने सख्ती से अमजद की तरफ देखा और कहा, अगर बच्ची छत पर अकेली थी तो तुम्हें छत पर जाने की क्या जरूरत थी। तुम अपनी दोनों बहनों में से भी तो किसी को नाश्ते के लिए बोल सकते थे, वो खुद उसे बनवा लेती। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। मैं तो समझता था कि बाहर जाकर तुम्हें कुछ अकल आ गई होगी। चचू की ऐसी बातें सुनकर अमजद और उसकी बहन सर झुका गए, जबकि चची के चेहरे पर बेचैनी के असरात नजर आने लगे। अब उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए मुझे वहां से जाने का कह दिया। शाम के वक्त कमरे से जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी। मैं चची से शाम के खाने का पूछने के लिए जा रही थी कि अचानक चचा और चची की आवाजों पर रुक गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सकीना बेगम, वो मेरे मरहूम भाई की बेटी है। तुमने इस घर में उसके साथ जो कुछ भी किया, मैंने कभी उस मामले में बीच में आने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ अक्ल को हाथ मारो। तुम उस बुढ़े ठरकी के साथ इस छोटी सी लड़की की शादी करोगी। हमारे बाकी के रिश्तेदार और बरादर क्या कहेंगे? मैं लोगों की बातों का क्या जवाब दूंगा? चची जवाब में जोर जोर से चीख रही थी और कह रही थी कि भतीजी का ख्याल है, जवान जान बेटियों का ख्याल नहीं है। जब तक वो मनूस लड़की इस घर में मौजूद है, मेरी बेटियों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी रिश्ता आता है वो इस कमबख्त लड़की को पसंद करके जाते हैं। तुम्हारी बेटियों के नसीब पर नागिन बनकर बैठी है, उसके हुस्न के सामने किसी को भी मेरी बेटियों का सांवला रंग पसंद नहीं आता। चचा उनकी बात सुनकर नरमी से कहने लगे कि जोड़े हमेशा आसमानों पर बनते हैं,
तुम ऐसे लोगों के रिश्तों का इंतजार क्यों करती हो जिनके लिए इंसान की कोई कदर कीमत नहीं होती? वो सिर्फ रंगत और हुस्न को देखते हैं। अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटियों के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाएगा जो उनकी रंगत नहीं दिल देखेगा। बस तुम बेटियों की तरबियत पर ध्यान दो, उन्हें खरीदारी सिखाओ और अपने से कमजोर लोगों पर रहम खुद भी करो और उन्हें भी सिखाओ। सकीना, सारी उम्र एक ही तरीके से नहीं गुजारी जा सकती। ये तो इनके बाप का घर है, यहाँ वो अपनी मनमानियां कर रही हैं, लेकिन अगर ससुराल में उन्होंने ऐसा कुछ किया तो वो लोग इन्हें मिनटों में घर से चलता कर देंगे। मैं इनका बाप हूँ, इनके बारे में सोचकर मेरी रातों की नींद आराम हो गई है। लेकिन न जाने तुम किस गुमान में हो कि अपनी बेटियों के लिए तुम्हारे पास जरा सा भी वक्त नहीं है। चचा की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। पिछले बरसों में जो मैंने उस घर में गुजारे थे, मैंने कभी चचा से अपने लिए कोई फेवर मिलने का सोचा भी नहीं था। लेकिन अब वो खुलकर मेरा साथ दे रहे थे और साथ ही अमजद और मेरे बेजोड़ रिश्ते के भी खिलाफ थे। मेरा दिल एकदम सुकून से भर गया। इस घर में कोई तो है जिसे मेरा एहसास है। मैं वापस किचन में गई और खाना बनाने लगी। न जाने चचा चची के बीच क्या बात हुई कि चची ने रात के खाने के बाद मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहा मैं खुद अपने चचा से कहूँ कि मुझे अमजद पसंद है, क्योंकि वो दौलतमंद भी है और शादी के बाद मुझे बाहर ले जाएगा। और अगर मैंने चचा से ये सब नहीं कहा तो किसी कीमत पर मुझे घर में नहीं रहने देंगी। मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगाकर मुझे चचा की नजरों में हमेशा के लिए गिरा देंगे। जब मैंने उनके मुंह से ये साफ धमकी सुनी तो एकदम अंदर से लरस कर रह गई। मैं रात को अपने कमरे में पड़ी रो रही थी जब मुझे अपने पास वही मखसूस खुशबू महसूस हुई जो मेरे महबूब जिन जात की आमद के वक्त महसूस होती थी। वो चुपचाप मेरे सिराने बैठ के और धीरे धीरे मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था। मैं उसकी गोद में सर रखकर रोने लगी तो वो मुझसे कहने लगा, ज़हरा, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं या मेरी ताकत पर शक है? जब मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तुम्हारी चची अमजद तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो फिर क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? तुराब के चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आंखों की रंगत बिल्कुल सुर्ख हो रही थी। मैंने जल्दी से आंसू साफ कर लिए। वाकई जब तुराब कह चुका था कि वो इस मामले को संभाल लेगा तो फिर मुझे फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? मैंने उसका हाथ थाम कर आंखों से लगाया और कहा कि मुझे तुम पर तो यकीन है, लेकिन अपनी किस्मत से डर लगता है। बचपन से लेकर अब तक मैंने किसी के दिल में अपने लिए हमदर्दी नहीं देखी और न ही किसी ने मेरा साथ देने की कोशिश की। लेकिन अब मेरा दिल चाहता है कि कोई मेरी फिक्र करने वाला हो, मुझे इस मुसलसल मुसीबत से छुटकारा दिलाने वाला भी। तुराब ने मुझे कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तुम्हारी जिंदगी में छाई ये मायूसी और अंधेरा खत्म होने वाला है, बस जरा सा इंतजार करो। अमजद और उसकी बहन घर में जमकर बैठ गए थे और वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। चची ने मुझे इशारा किया कि जाकर चचा से बात करो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इस बात पर वो जैसे ही गुस्से से मुझे मारने के लिए बढ़ी तो एकदम से तुर्राब मेरे और उसके बीच में आकर खड़ा हो गया। चची को एकदम महसूस हुआ जैसे कोई साया सा उनकी नजर के सामने आया है। उनके चेहरे पर यह देखकर बहुत घबराहट फैल गई। वो पीछे हटने वाली थी कि तुर्राब मेरे जिस्म के अंदर दाखिल होकर उनका गला पकड़ चुका था और एक हाथ से उन्हें ऊपर उठा लिया। ये मंजर देखकर घर में सभी मौजूद लोगों की चीखें निकल गई। सबसे ज्यादा खराब हालत अमजद और उसकी बहन की थी। फिर मेरी सारी कजनें डर के मारे एक दूसरे के पीछे चुप गई। चचा भी कमरे से भागकर निकले और सामने का मंजर देखकर उनके कदम जैसे जमीन से चिपक कर रह गए। तुर्राब मेरे अंदर मौजूद था। वो चीख चीख कर लोगों को मुझसे दूर रहने का कह रहा था और साथ ही कह रहा था कि अगर किसी ने भी ज़ारा के साथ बदतमीजी की कोशिश की या इसके साथ जबरदस्ती की तो मैं सब घर में मौजूद लोगों को जान से मार डालूंगा। ज़ारा सिर्फ मेरी है और ये बुढ़ा अमजद उससे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि निकाह के बाद उसको बैरून मुल्क ले जाकर इसको फरोख्त करने का इरादा रखता है, जैसा कि ये पहले कई लड़की से कर चुका है। यह सुनकर अमजद का बुरा हाल हो गया। वो अपनी बहन से कहने लगा, बहना जल्दी से यहाँ से निकलो, इससे पहले कि सकीना बाजी के बाद हम दोनों का नंबर आ जाए। वो दोनों जैसे ही भागने की कोशिश करने लगे तुर्राब ने उन दोनों को भी जमीन से कई फुट ऊपर उछाल कर फेंक दिया। वो लोग जमीन पर पड़े अब हाथ जोड़कर मेरे अंदर मौजूद तुर्राब से माफी मांग रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और वहां मौजूद सभी लोगों को चच्ची के मुजालिम का पता था। ये भी जानते थे कि अपने माँ बाप के बनने के बाद मैंने कैसी जिंदगी गुजारी है। सभी लोग चच्ची को बुरा भला कहने लगे और कहने लगे कि ये इसी के कर्मों का नतीजा है जो इसे जरूर मिलना चाहिए। चचा मेरी तरफ बढ़े और तुर्राब से कहने लगे, तुम जो कोई भी हो, मेरी बीवी और इन लोगों को माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस घर में कभी भी ज़ारा के साथ कोई शख्स नाइंसाफी नहीं करेगा और जहाँ ज़ारा चाहेगी उसकी शादी वहीं की जाएगी। मैंने दिल में तुर्राब से कहा कि वो मेरे चचा को हरगिज नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि जो भी था वो मेरे मरहूम बाप के भाई थे। थोड़ी देर में तुर्राब ने उनसे अपनी शराइत मनवा कर मेरे जिस्म को एकदम से छोड़ दिया।
और मैं चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। चची को उनकी बेटियों ने उठाकर बिस्तर पर डाला और अमजद और उसकी बहन हाँफते कांपते वहां से चले गए। मैं जमीन पर पड़ी थी, लेकिन कोई भी डर के मारे करीब नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद चचा मेरे पास आए और मुझे ले जाकर कमरे में लिटा दिया। सारे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि ज़हरा पर जिन्नात का साया है। कुछ लोगों का ख्याल था कि चची के जुल्म की वजह से मैं किसी दिमागी उलझन का शिकार हूँ। कुछ लोगों को लगता था कि जिन्नात को मुझ पर तरस आ गया है, जिसकी वजह से वो मेरी मदद करना चाहते हैं। उस रोज पहली बार चचा मुझे नींद में भी देखने आते रहे। मुझे सब महसूस हो रहा था, मगर मैं जानती थी कि तुराब ने मुझे बेहोश करके रखा है ताकि चची और उसकी बेटी को अच्छी तरह से एहसास दिला सके। उस रोज मुझे खाना खिलाने के लिए चचा खुद आए, क्योंकि उनकी बेटी और बीवी मुझसे बहुत खौफजदा हो रही थी। कुछ दिन ही गुजरे, चची ने एक बार फिर से मुझ पर हुक्म चलाना चाहा, लेकिन जैसे ही वो मेरे साथ सख्ती करने की कोशिश करती, अचानक से मेरा चेहरा सुर्ख हो जाता और मेरी आवाज़ भारी हो जाती। घर की चीज़ें खुद बखुद इधर से उधर गिरने लगती। वो लोग खौफजदा होकर चीखें मारने लगते। पहले चची मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो सोच रही थी कि कुछ भी करके मुझे इस घर से रुखसत कर दे, और इसके लिए उन्होंने जगह जगह लोगों से बातचीत करना शुरू कर दी थी। मैं और तुराब उनकी ये बेचारगी देखकर बुरी तरह से हंसते। जालिम को उस वक्त एहसास नहीं होता जब वो किसी के साथ जुल्म कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसके जुल्म का बदला उसे मिलने लगता है तो उसकी जान उसके हाथों में आ जाती है। चची रिश्ते के लिए मुख्तलिफ लोगों को बुलाती। उन्हें हमारे मोहल्ले में से मालूम हो जाता कि मैं आज सेब ज़दा हूँ। यूं वो लोग मुड़कर वापस नहीं आते। एक रोज तुराब मेरे पास आया और कहने लगा, ज़हरा, अब वक्त आ गया कि हम दोनों एक हो जाएं। अगर तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल कर सकती हो तो मैं कल ही अपनी माँ को लाकर तुम्हारी चची से शादी की बात करवाता हूँ। तुराब की मौजूदगी मेरी जिंदगी से बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी डूबते हुए तिनके को सहारा मिल जाए। किसी भी कीमत पर मैं उससे अलग नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने फौरन उसको हाँ कह दी। अब घर का काम चची और उसकी बेटियों को करना था, इसलिए हर रोज ही घर में झगड़ा और फसाद मचा रहता। जिन लड़कियों ने कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, अब उन्हें पूरे घर की सफाई और खाना बनाना पड़ता। वो तो घर में मैदान जंग बन जाता। कभी कभी तो वो बहनें एक दूसरे के बाल पकड़कर पूरे सहन में इधर से उधर भागती फिरती। चची उन्हें बुरी तरह से कोसती और फिर डरते डरते मेरी तरफ देखने लगती। मैं उनकी हरकतें देख कर हंसती थी। अब मुझे किसी का खौफ नहीं था। उन दिनों मैं खुलकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। चचा भी घर से जाते वक्त मुझसे पूछ कर जाते कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, और जब वापस पहुंचते तो सबसे पहले मेरे साथ ही मिलते। उनके मेहरबान रवैये ने बरसों पुरानी खलिश मेरे दिल से धो डाली थी। शाम का वक्त था कि अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। बिस्मा ने जाकर दरवाजा खोला और उस खूबसूरत औरत की तरफ देखकर हैरान परेशान खड़ी रह गई। वो इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुई तो उसकी शख्सियत के रौब से चची और सारी लड़कियां एकदम उसके इर्द गिर्द जमा हो गई, और चची ने उसे बड़ी मोहब्बत से बिठाया। चची को लगा कि शायद वो उनकी किसी बेटी के रिश्ते के लिए आई है। मैंने कमरे की खिड़की में ये सारा मंजर देखा। जब तो रात की माँ ने अचानक चची से कहा कि ज़हरा कहाँ है, मैं उसके रिश्ते के लिए आई हूँ। चची उनकी बात सुनकर हैरान हो गई और उनसे पूछने लगी कि वो मुझे कैसे जानती है। तो उन्होंने बताया कि किसी औरत ने उनसे जिक्र किया था कि फलां मोहल्ले में एक लड़की है जिस पर जिन्नात का साया है। मुझे उसी से अपने बेटे की हर हाल में शादी करनी है, क्योंकि मेरे बेटे के साथ भी यही मसला है। मुझे अमिल बाबा ने कहा है कि अगर मुझे अपने बेटे की जान उन जिन्नात से बचानी है तो किसी आसेब ज़दा लड़की से उसकी शादी की जा सकती है। चची उनकी बात सुनकर हैरान रह गई और हैरत से बेटियों की तरफ देखने लगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे चचा भी घर पहुंच चुके थे। तुराब की माँ ने चचा को भी सलाम किया और चचा उनसे बातचीत करने लगे। उन्होंने चचा को भी वही बात बताई तो चचा भी हैरान थे। चचा कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि वो अपनी भतीजी की शादी एक ऐसे लड़के से कर दें जो पहले ही जिन्नात का शिकार है। इस पर वो खातून मुस्कुरा कर कहने लगी, भाई साहब, आपकी बेटी के बारे में भी पूरे शहर को मालूम है। कोई भी नॉर्मल लड़का इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, और मेरा यकीन करें, अगर इन दोनों की शादी हो गई तो सामिल बाबा ने कहा है कि ये दोनों ही जिन्नात से छुटकारा हासिल कर लेंगे। अगर मेरी बात का आपको यकीन नहीं है तो मैं खुद उन्हें अभी आपसे मिलने के लिए बुला लेती हूँ। चचा उनकी ये बात सुनकर सोच में पड़ गए और चची की तरफ देखने लगे। चची ने चचा की तरफ इशारा किया तो चचा नीम रजामंद हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि पहले वो लड़के से मिलेंगे और साथ ही उस आमिल से भी उस बारे में बातचीत करेंगे। तो रात की माँ अगले दिन आने का कहकर वहां से रुखसत हो गई। अगले दिन जो आमिल हमारे घर आया वो कोई और नहीं बल्कि तुराब खुद था। उसे देखकर मेरी आंखें छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं खामोश रही। उसने फौरन मेरे चचा और चची से कहा कि उन खातून के बेटे के साथ भी जिन्नात के मसाइल हैं
اور میں نے جو پڑھائی اور عمل کیا اس کے مطابق اس کی شادی آپ کی لڑکی سے ہو جائے تو ایک عمل کے بعد ہی ان دونوں کے جنات ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ تو رب کا اولیاء ایسا تھا کہ چچا نے فوراً ان کی بات پر یقین کر لیا اور یوں 2 روز بعد میرا نکاح تو رب سے طے ہو گیا۔ جب تو رب دلہا بن کر ہمارے گھر پہنچا تو چچی اور چچی کی بیٹیوں کا جلن کے مارے برا حال تھا، کیونکہ وہ اتنا خوبصورت اور وجیح نوجوان تھا کہ اگر اسے کوئی بھی دیکھتا تو یہی خواہش کرتا کہ کاش وہ اس کی زندگی میں ہمسفر بن کر شامل ہو جائے۔ تو رب کی طرف سے کچھ لوگ بھی نکاح میں شامل ہوئے تھے جو سب کے سبھی جنات تھے۔ مغرب کے بعد نکاح ہوا اور عشاء سے کچھ ہی دیر پہلے سادگی سے میری رخصتی ہو گئی۔ چچا چاہتے تھے کہ رخصتی بعد میں ہو جائے، لیکن چچی نے چچا کو منع کیا اور میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ وہ جلد سے جلد میرے سائے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ ان کی بیٹیوں کے لیے بھی کوئی اس دروازے پر رشتہ لا سکے جو پہلے آصف زدہ کھڑانا مشہور ہو چکا تھا۔ اس روز چچا کے گلے لگ کر میں بے اختیار روئی تھی اور مجھے اپنے ماں اور بابا دونوں یاد آ گئے۔ چچا کا دل جو پچھلی غلطیوں کی وجہ سے شرمندگی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا، تمہارے معاملے میں مجھ سے بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن خدا کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا، اور اب میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ تم یہ سمجھنا کہ تمہارا بابا بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہنا، میں فوراً چلاؤں گا۔ پھر تو رب اور اس کی ماں سے بھی بڑی عاجزی سے کہنے لگے کہ یہ یتیم بچی ہے، اس نے اپنی ساری زندگی میں ہمیشہ دکھ ہی اٹھائے، اس کے ساتھ ہے حسن سلوک کا معاملہ کیجیے گا۔ یوں میں تو رب کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میں نے دل سے اپنی چچی اور ان کی بیٹیوں کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری چچی کی بیٹیوں کی زندگی میں کوئی مشکل بنے۔ ہم لوگ جنگل کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے اور وہ گھر جو مجھے ہمیشہ خواب میں نظر آتا تھا اچانک وہ سامنے نظر آنے لگا۔ تو راب نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر باہر سے لے کر اندر تک پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ یہ ان کے قبیلے کا خاص رواج تھا کہ جب بھی کوئی جنزات شادی کرتا تو اس کے ماں باپ اس سے پہلے دن بھی الگ گھر میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دیتے۔ ہماری نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ چاند کی روشنی میں کمرے کی کھڑکیاں جگمگا رہی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر تراب کھڑکی میں کھڑا چاند کی طرف دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج میرا برسوں پرانا خواب مکمل ہو گیا۔ آج کے بعد ہم دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر چھائے ہوئے سچائی کے نور نے میرا دل جیت لیا۔ میں نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ہماری محبت کی کہانی امر ہو چکی تھی۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔